हर्निया भारत में एक बड़ी ही आम समस्या है। हमारे देश की कुल जनसंख्या का लगभग 15 से 20% भाग ऐसा है जो इस समस्या से प्रभावित होता है। कई बार जहां हर्निया छोटी होने के कारण इसके लक्षणों की तीव्रता और दर्द उतना अधिक नहीं होता, वहीं अधिकतर मामलों में हर्निया के कारण बल्ज और तेज दर्द की समस्या सामने आ सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में नई नई एडवांसमेंट्स के साथ, नई नई तकनीकों के विकास के साथ इस समस्या का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पूरी तरह से संभव है। इसी समस्या के विषय में आज हमसे बात करने के लिए और हमें बेहतर ढंग से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विवेक रहानू, जो कि कंसल्टेंट इन जनरल सर्जरी हैं सुहाना हॉस्पिटल मोहाली में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के लिए आपने अपने व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकाला। सर, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं डायरेक्ट अपने सवाल पर आना चाहूँगा कि मैं आपसे हर्निया के बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि हर्निया आखिर होता क्या है और ये समस्या लोगों में कैसे उत्पन्न हो जाती है, और हमारे देश भारत में ये क्यों इतनी आम है? नहीं, भारत में आम नहीं है, ऐसे तो पूरे वर्ल्ड में ही ये चीज़ें चलती हैं। पर हर्निया होता क्या है कि हर्निया हमारे जो भी अब्डोमिनल वॉल होता है, वॉल में कोई डिफेक्ट बन जाता है या कोई वीकनेस हो जाती है, उसके कारण कोई बल्ज बनना शुरू हो जाता है, या फिर उसमें लंप बनना शुरू हो जाता है। जब कोई विजिबल स्वेलिंग हमें दिखती है, जो कि लेटने से कई बार पेशेंट कहता है कि हमारी स्वेलिंग रिड्यूस हो गई है, तो उसको हर्निया कहते हैं। तो इसके कई कारण होते हैं। इसकी एक्वायर्ड होती है या कंजेनिटल मतलब बाय बर्थ कईयों के हर्निया होते हैं। एक्वायर्ड होते हैं कि कईयों की पहले सर्जरी हुई होती है, कोई मिड लाइन इंसिजन हुआ है, कोई भी सर्जरी ओपन सर्जरी हुई है, उसके कारण उनके वीकनेस हो गई या डिफेक्ट बन गया, उसमें हर्निया बन जाते हैं। इंगोइनल हर्नियाज बन जाते हैं, उसमें फिर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। उसमें जैसे कई पेशेंट, जो हमने 3 जो मेन फैक्टर हमने देखे हैं, पेशेंट के कॉन्स्टिपेशन, कई पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, कईयों को यूरिन करने में दिक्कत आती है, जैसे मेल पेशेंट में प्रोस्टेटोमेगाली होती है। थर्ड, क्रॉनिक कफ, जिनको चेस्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है या उनको कफ रहती है, तो ये चीज़ें सारी एब्डोमिनल वॉल को हमारी वीक करती हैं और हर्निया के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। सर, अगर बात करें हम गॉल ब्लैडर की, पित्ताशय की पथरी की समस्या भी काफ़ी आम है आजकल, तो ये पित्ताशय की पथरी कैसे विकसित होती है और इसके उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? देखो, जो पित्ते की पथरी या गॉल ब्लैडर की पथरी आजकल बहुत कॉमन है। जो जब हम पढ़ते थे तो हमें ये बताया जाता था कि 4 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है: फीमेल, फर्टाइल, फैटी और फॉर्टी। मतलब फीमेल पेशेंट में ज़्यादा कॉमन होती है, फर्टाइल जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पेशेंट होते हैं उनके ज़्यादा कॉमन होती है, 40 ईयर्स 40 साल के बाद या उस एज ग्रुप में ज़्यादा होती है, और फैटी जो ओबीज पेशेंट है उसमें कई बार कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन ज़्यादा होती है, उसके कारण ये उनमें ज़्यादा होती है। बट अगर अब देखें एज ग्रुप, मतलब एज एक नंबर है, यंग पेशेंट जो 12-13 साल या 10 साल, उसमें भी पित्ते की पथरी पाई जाती है। ओल्ड पेशेंट जो 80, 85, 90 ईयर्स, उसमें भी पित्ते की पथरी, वो सिम्टोमेटिक मतलब गॉलस्टोन डिजीज उसमें होने के चांसेस होते हैं। अब इसके कारण अगर देखो तो क्या होता है कि जो लिवर में से बाइल आता है, तो बाइल हमारा सुपर सैचुरेट हो जाता है इन पेशेंट्स में। वो बाइल सुपर सैचुरेट होने के कारण जब वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वो प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देता है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं या स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। ये एक रीज़न होता है जो गॉल ब्लैडर या पित्ते की पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें। सर, जब हम इस वीडियो के लिए अपनी रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि ट्राई सिटी के क्षेत्र में, चंडीगढ़ मोहाली के क्षेत्र में आप विख्यात हैं इस चीज़ के लिए कि गॉल ब्लैडर और हर्निया, गॉल ब्लैडर स्टोन्स और हर्निया के ट्रीटमेंट के लिए जो सर्जरी होती है वो आप एक ही बार में उन दोनों चीज़ों को उपचार करने का उनका काम करते हैं आप। तो मैं आपसे इस विषय में थोड़ा जानना चाहूँगा कि हर्निया और गॉल ब्लैडर का स्टोन, इन दोनों चीज़ों की अगर समस्या किसी एक मरीज़ को है तो उसे एक साथ ट्रीट करने की, एक ही सर्जरी के दौरान ट्रीट करने की क्या आपका अनुभव है, और ऐसे मरीजों की कैसी हालत होती है, कैसे आप उन्हें समझा पाते हैं कि हाँ, इसका इलाज एक ही बार में संभव है? और अपनी उस सक्सेस स्टोरीज के बारे में भी कुछ बताइए जो आपने सर्जरीज की। हमारे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं। नॉर्मली जो पहले क्या होता था, पहले सारी ओपन सर्जरीज होती थी। अगर उस पर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, पेशेंट को कंप्लेंट 2 थी, जैसे अपर एब्डोमेन पेन था और साथ में हर्निया, लोअर एब्डोमेन हर्निया थे या वेंट्रल हर्निया थे या एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हर्निया थे। अगर उसमें हमें प्लान करना हो कि एक ही सिटिंग में 2 सर्जरी करनी हो, तो हमें 2 कट लगाने वो जायज़ नहीं है पेशेंट के लिए कि पहले एक ऊपर कट लगाओ, एक नीचे कट, जहाँ के पूरा पेट खोल दो। तो उसमें एक तो पेशेंट की रिकवरी बड़ी डिलेड होती थी, ठीक है। पेशेंट कितनी देर एडमिशन रहती थी, उसको वो अपने आईपीडी में रखना पड़ता था हमें 4-5 दिन, उसके बाद रिकवरी, एंड वो बड़ा डिलेड प्रोसीजर था। जब से हमारे पास मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज आई हैं,
तब हम ये सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं आराम से। ये गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी हो या हर्निया की सर्जरी करनी हो, कई बार एक सेटिंग में हम दोनों कर देते हैं। इसमें एक प्रिकॉशनरी मेजर ये होता है कि गॉल ब्लैडर इतना ख़राब नहीं होना चाहिए कि एक्यूट स्टेज में हम कर रहे हैं, या फिर गॉल ब्लैडर कॉम्प्लिकेटेड है कि परफोरेटेड गॉल ब्लैडर है या अब्सेस है, उसमें हम दोनों चीज़ें कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें अगर हम अंदर मैश डाल देते हैं तो मैश में इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। उसमें हम फिर पेशेंट को बता देते हैं कि आपकी स्टेज्ड प्रोसीजर होगा, जो पहले इंपॉर्टेंट है वो करना जरूरी है, फिर दूसरा सर्जरी करने की ज़रूरत है। नॉर्मली हम दोनों इकट्ठे कर देते हैं पेशेंट्स के। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम के लिए जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी अवेयर किया, तो आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में अगर आप हमारे दर्शकों से कुछ संदेश देना चाहें हर्निया के विषय में या गॉल ब्लैडर स्टोन्स के विषय में, तो आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बाय चांस अगर पेशेंट को कोई अबनॉर्मल सिम्टम्स उसके बॉडी में लग रहे हैं, कोई लंप फील हो रहा है, कोई स्वेलिंग फील हो रही है, ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ों में हमें सर्जरी ही करानी है। हमें कम से कम उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। उसको डिटेल में कोई अल्ट्रासाउंड्स होते हैं या सिटी स्कैन होता है, एक बार करा के रख सकते हैं हम। उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं जो हम उसको पहले फॉलो कर लें तो वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं होती। दिक्कत यही आती है कि पेशेंट को पता होता है उसमें कुछ ना कुछ चल रहा है, बट वो ट्रीट नहीं कराता, दिखाता नहीं है, अल्टीमेटली वो लैंड अप करते हैं इमरजेंसी में कॉम्प्लिकेशन के साथ। वो हमारे लिए भी बड़ी दिक्कत उसमें आती है, क्योंकि उसमें हमें पेशेंट की जान बचानी होती है। उसमें हमें सर्जरीज उस हिसाब से डिसाइड करनी पड़ती है, जो मिनिमल इन्वेसिव जो हम इलेक्टिवली डिसाइड कर सकते हैं, कई बार हमें उसको ओपन ही करना पड़ता है। उसमें ये चीज़ें होती है मेरे लिए। तो दर्शकों, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, आप अगर आपकी बॉडी आपको कोई संकेत दे रही है, कुछ लक्षण दे रही है, तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और सही समय पर चिकित्सकीय परामर्श और सहायता ज़रूर लें। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आप अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।